आज हम सबका सौभाग्य है, हमारे बीच आदरणीय मुरारी शरण जी शुक्ल उपस्थित हैं। पर्यावरण प्रेमी हैं और राष्ट्रीय हित विचार रखने वाले हैं। और आदरणीय अविनाशी भाई साहब भी हैं, जो शिक्षा जगत में युवाओं को तैयार करने का एक अनमोल कार्य राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। तो भाई साहब, आपको कैसा लग रहा है? आप पहली बार गांव में आए हैं। आपके प्रयास बहुत आनंददायक हैं और प्रकृति की गोद में बैठकर वास्तव में जितना अच्छा लगता है, जो अनुभूति होती है, उसका वर्णन करना शब्दों के बस की बात नहीं है। और एक समय में भारत की प्रकृति पूरे देश भर में इतनी सुखद सुंदर थी कि 5 फीट 6 फीट की गहराई में जल निकल जाया करता था और जल बड़ा अच्छा मीठा होता था। और वृक्षों के आच्छादन कम हो जाने से, पेड़ कट जाने के कारण से पानी भूमि में नीचे खिसकता चला गया। और आज भूमिगत जल का स्तर इतना नीचे चला गया है पूरे देश में कि पानी के लिए हाहाकार मचने वाली स्थिति आ रही है। अब एक समय ऐसा था कि पानी बहुत ऊपर मिल जाता था किसानों को, छोटा सा कुआं खोदते थे और सिंचाई करते थे। आज 150, 200, 250, 300, 350 फीट बोरिंग करने के बाद भी जल नहीं मिल रहा है। तो उसका प्रमुख कारण है कि हमने पेड़ों का सत्कार नहीं किया। और किसान को जीवित रखने के ये सहायक तंत्र हैं। यदि गोधन नहीं है तो खेत नहीं पलता, खेत की उर्वरा शक्ति नहीं बचती। और यदि पेड़ नहीं है तो पेड़ों के बिना न गाय पल सकती है, न खेत पल सकते हैं, न किसान पल सकता है। तो खेत और उसकी उपजाऊ क्षमता, गाय और पेड़, ये तीनों मिल कर के किसान को पालते हैं। और इसलिए जब वो किसान को पालते हैं तीनों मिलकर, तो किसान इनके पीछे भागता है। आज ये तंत्र टूट जाने के कारण से कृषि भी उपेक्षा का शिकार हो रही है और वृक्षों के बारे में लोगों की जागरूकता समाप्त हो गई। और अब पशुपालन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो किसान भी धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, मरता जा रहा है। किसानों की संख्या घटती जा रही है। किसानों के घरों के बच्चे बाहर जीविका ढूंढने के लिए भाग रहे, गांव छोड़कर गांवों से पलायन हो रहा है। मैं ऐसे कई राज्यों के कई गांवों में गया जहां की 70% जनसंख्या, 80% जनसंख्या दूसरे जगहों पे निवास करती है, शहरों में निवास करती है। रोजी रोजगार के चक्कर में लोग बाहर चले गए। जबकि ये कृषि प्रधान भारत सबको पालने की क्षमता रखता है। लेकिन ये जो चारों का साझा संजोग है, उसको हमने उपेक्षित किया, तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया। आज भी अगर हम देसी वृक्ष यदि भरपूर संख्या में लगाएं, तो मेरा ऐसा मत है, जो मैं जानता हूं, जितना समझ पाया हूं, कि यदि आम के कहीं 200-300 पेड़ एक जगह होते हैं तो आम के पेड़ के पत्तों से पानी टपकना शुरू हो जाता है। यदि बड़ी संख्या में साल के वृक्ष होते हैं, या मतलब देसी प्रकार के, जैसे जामुन है, जमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो जामुन के बागों से निकलती है, इसलिए उसका नाम जमुना है। मतलब जो सांसारिक नाम की हम कल्पना करते हैं, वैदिक शब्दों में नहीं जा रहे, अभी वैदिक कथाओं में नहीं जा रहे, शास्त्रीय कथाओं में। तो जामुन के पेड़ है, आम के पेड़ है, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, पंचपल्लव के जो पेड़ है जिसमें गूलर, पाकड़, ये सब सम्मिलित हैं। और अलग अलग राज्यों में देसी पेड़ों की संख्या बहुत बड़ी है। तो देसी पेड़ों की संख्या भूमिगत जल को खींचकर ऊपर लाती है। और जहाँ बहुतायत में देसी वृक्ष होते हैं, वहाँ झरने फूट जाते हैं। आप देखेंगे भारत में पहाड़ों पर से झरने निकलते हैं। तो पहाड़ों पर वनाच्छादन भरपूर था, पहाड़ों पर वृक्ष बहुत थे, इसलिए भूमिगत जल पहाड़ के शिखर तक पहुंच जाता था पेड़ों के कर्षण प्रभाव से। पेड़ों में जो वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, उसके कारण से भूमिगत जल बहुत तेज़ी से ऊपर आता है। तो ये आपको देश भर में जगह जगह दिखेगा। लेकिन जहाँ जहाँ वृक्ष कट गए, पेड़ वृक्ष विहीन हो गए, वहाँ के झरने भी सूख गए। तो आपको यदि झरनों को जीवित रखना है, या झरना नए उपजाने हैं, या झील तालाब जो हमारे देश में जलों के बड़े भंडार हुआ करते थे, वो भी अब उनके भी जल अब कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। बहुत सारे नदियाँ सूख गई, जो सदा नीराज नदियाँ थी, क्योंकि नदियों का जो कैचमेंट एरिया था, नदियों का जो जल संग्रहण क्षेत्र था, वहाँ से हमने वन नष्ट कर दिए और उसका हमने अतिक्रमण करके वहाँ अपने भवन, होटल्स और दुकान प्रतिष्ठान भवन बनाना शुरू कर दिया।
ऐसे बहुत सारे तालाबों का हमने अतिक्रमण कर लिया। तो कुल मिलाकर जैसे हम जल स्रोतों का अतिक्रमण करेंगे, जैसे हम वृक्षों को नष्ट करेंगे, जैसे पर्यावरण को नष्ट करेंगे, वैसे वैसे हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इस बार लगभग 18-20 राज्यों में तापमान रिकॉर्ड हाई रहा है इस बार की गर्मी में। और जम्मू में तो गर्मी होती थी, कश्मीर घाटी में गर्मी रही, हिमाचल प्रदेश में जहाँ गर्मी नहीं हुआ करती थी, हिमाचल प्रदेश में भी रिकॉर्ड गर्मी हुई, उत्तराखंड के पहाड़ों में भी रिकॉर्ड गर्मी हुई, और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी रिकॉर्ड गर्मी हुई। मैदानी राज्यों की तो बात ही अलग है। और इस बार एक और चीज़ देखी गई है जिसके बारे में वैज्ञानिक रिपोर्ट आए हैं कि पहले जो पीक गर्मी का समय होता था, कुछ राज्यों में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन होता था। इस बार मध्य प्रदेश जैसे कई मैदानी उत्तरी भारत के ऐसे राज्यों में गर्मी के वो जो स्पैन था, गर्मी का जो समय था पीक गर्मी का, वो 17 दिन, 18 दिन, 22 दिन तक रहा है। ये गर्मी का स्पैन बढ़ा तो आदमी जिएगा कैसे? अगर ये 50 पार हुआ तो कैसे जीवन चलेगा? इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम पेड़ों का सानिध्य नहीं लेंगे, गाय के गोबर से बनाई हुई और पेड़ के पत्तों इत्यादि से बनी हुई खाद का हम प्रयोग करके भूमि को रासायनिक खादों से मुक्त नहीं करेंगे और कीटनाशकों से मुक्त नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है, बहुत कष्टप्रद होने वाला है। खेत में भाई साहब जो आज किसान डीएपी यूरिया डाल रहे हैं, कितना हानिकारक होता है वो डीएपी यूरिया? डीएपी यूरिया से क्या होता है, मैं एक बार भूमि को माता हम इसलिए भी कहते हैं कि भूमि की जो मिट्टी की कणों की संरचना होती है वो अष्टकोणीय होती है, अष्टभुजीय होती है। जब आप उसको माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो यूरिया डीएपी डालने से अष्टकोणीय संरचना टूट जाती है और उसके कारण से मिट्टी की जल धारण क्षमता घट जाती है, और मिट्टी की जल धारण क्षमता घटने से वाटर टेबल नीचे खिसकता है, तो उसको वाटर लीचिंग बोलते हैं, यानी पानी नीचे खिसकता है। और पहले जब ये मिट्टी की संरचना नैसर्गिक थी, प्राकृतिक थी, तो इसमें जल को रोकने की, जल को ऊपर पकड़ कर रखने की क्षमता अधिक थी। और ये मिट्टी के अंदर जो पेड़ों के जड़ नीचे नीचे फैलते हैं, तो उसमें भी मिट्टी को पकड़ कर रखने की क्षमता होती है। तो मिट्टी को एक पकड़ कर रखने की क्षमता, पहाड़ों में जो हमने पेड़ काट दिया और पहाड़ों को पेड़ विहीन कर दिया, उसके कारण से वहाँ से भूमि मिट्टी भी नीचे बहुत तेज़ी से बरसात में गिरता है, जैसे वायनाड में भी घटना हुई है, जैसे केदारनाथ में घटना घटी थी पहले। तो ये पत्थरों को पेड़ों के जड़ पत्थरों को पकड़ के रखते हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इस कारण से पत्थर खिसकते नहीं थे। अब ये पत्थर खिसकने की घटना, मिट्टी खिसकने की घटना, और इसके कारण से दुर्घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। एक बात और है कि जो क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटने की जो घटना है, वो बादल फटने की भी घटना इसलिए हो रही है कि पेड़ नहीं है। पेड़ों से जो वहाँ नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है और तापमान का नियंत्रण होता है। आप पेड़ों के पास जाएंगे तो आपको गर्मी कम लगेगी, पेड़ों के पास अगर आप जाएंगे तो आपको ठंडक का भी कम आभास होगा जाड़े के दिन में। तो ये जो वातावरण की कंडीशनिंग की ताकत है, हम एयर कंडीशनिंग की ओर आजकल भाग रहे हैं ना, तो वातावरण की जो कंडीशनिंग की ताकत पेड़ों में है, वो किसी चीज़ में नहीं है, वो आप कोई भी आर्टिफिशियल यंत्र से पूरा नहीं कर सकते। तो यदि आपको बादल फटने की घटनाओं से बचना है, यदि आपको पहाड़ों के अपर्दन और मिट्टी पत्थर खिसकने की घटनाओं से बचना है, ऐसी दुर्घटनाओं से बचना है, और यदि आपको चक्रवात, आंधी, तूफान ये तब असर ज़्यादा करते हैं जब पेड़ नहीं होते। पेड़ इन आंधी तूफानों को भी रोकने की क्षमता रखते हैं। तो प्राकृतिक विभीषिका से बचाने में जितने पेड़ सहायक होंगे, उतनी सहायता आपकी कोई नहीं करेगा। भगवान का नाम लेने के बाद भी भगवान यही कहते हैं कि तुम इन वृक्षों को स्थापित करो, क्योंकि भारतीय जीवन दर्शन ने साफ साफ कहा है, भारतीय शास्त्रों ने, कि पेड़ों में भगवान का निवास है। और इसलिए आप अगर भारत में पूरे देश में घूमेंगे तो हर एक जाति किसी न किसी वृक्ष की पूजा करती है, और जनजातीय क्षेत्रों में जाएंगे तो हर जाति का एक वृक्ष है, और उस वृक्ष के पत्ते भी वो नहीं तोड़ते, इतना आदर करते हैं। भले ही कष्ट में जीवन जी लेंगे, उस वृक्ष की टहनी, डाली, पत्ते नहीं छूते वो। तो इस प्रकार से कठोरता से हम पेड़ नहीं उखाड़ेंगे, एक संकल्प, और दूसरा पेड़ लगाएंगे, दूसरा संकल्प हमको लेना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगा इसमें कि हम लोग अपने जो खेती के खेत हैं, जिसमें हम खेती करते हैं, उसमें हम पेड़ नहीं लगाते, ये हमारी गलती होती है। हमारी ये धारणा है कि पेड़ के नीचे फसल नहीं उगते,
ये धारणा अच्छी नहीं है और ये थोड़ा अधूरा है, क्योंकि पेड़ के नीचे, पेड़ जब आप अपने खेतों के मेड़ पर लगा देंगे तो उस पेड़ के फैलाव को 1 फीट छोड़ करके 2 फीट और चारों तरफ ऐसे 2 फीट की गहराई खोद करके उसके जड़ जो पृथ्वी के समानांतर जा रहे होते हैं उसको आपको काट देना होता है। जब उन जड़ों को आप काट देंगे तो वो जड़ जो ऊपर के उपजाऊ क्षमता को सोख लेते हैं, जो फसलों को मिलना चाहिए, उस कारण से फसल प्रभावित होते हैं। जब वो 2 फीट के ऐसे गहराई में खोद के 2-2 फीट नीचे तक आप काट देंगे जड़ साइड वाले, तो वो पेड़ को कुछ हानि भी नहीं होगी, बड़े पेड़ को, और आपके फसल भी प्रभावित नहीं होगा। छाया में फसल होने के कारण से उनकी वाष्पीकरण क्षमता कम होगी और उस फसल बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। पेड़ के पत्तों से भी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है पृथ्वी की। और कुछ जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से जुड़े हुए पेड़ है, जैसे ढाक का पेड़ है, तो वो तो आप जड़ नहीं भी काटेंगे तो भी वो उपज बढ़ाते हैं। उनके पत्तों में भी नाइट्रोजन बनाने की क्षमता अधिक रहती है। तो कुछ जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के पेड़ हैं उनको तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, गांव के लोग उसको जानते हैं। आप पुराने लोगों से संपर्क करेंगे तो किन फसलों को, किन पेड़ों को लगाने से अपने आप उपज बढ़ती है, वो भी आपको चर्चा में मिल जाएगा। उनमें ढाक एक है। तो ऐसे आप खेत के मेड़ों पर भी वृक्ष लगाना चाहिए, देसी लगाना चाहिए। विदेशी जो पेड़ है वो भूमिगत जल को सोख कर समाप्त कर देते हैं। जैसे यूकलिप्टस का पेड़ है, पॉपुलर का पौधा है, एक पतले पत्ती वाला यूकलिप्टस जैसा दिखता है, नदी किनारे बहुत होता है। वो सब खतरनाक है पर्यावरण के लिए, क्योंकि वो जल बहुत तेज़ी से खींचते हैं, आपके भूमिगत जल को बहुत नीचे ले जाने में सहायक होते हैं। दूसरा, तालाब है, जलपिंड है, उसमें जलकुंभी यदि आपको दिखता है कहीं, या कारा बहुत ज़्यादा दिखता है, उसको क्षेत्रीय भाषा में कुछ कहते होंगे, उन सब को तालाबों से तुरंत निकालना चाहिए, उनको नष्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जल स्रोतों को नष्ट करने वाले छोटे छोटे पौधे खतरनाक पौधे पर्यावरण के लिए। बहुत ही सुंदर हमने अनमोल वचन भाई साहब के सुने, शिक्षाप्रद। मुझे विश्वास है हम सब आत्मसात करेंगे। अविनाशी भाई साहब, आप क्या कहोगे इस विषय पर? पर्यावरण की गोद में आप खड़े हो। कई बार पेड़ लगाने संबंधी जो बातें हैं कई जगह सुनने को मिलती हैं। पेड़ लगा दिए जाते हैं, फ़ोटो खिंचा लिए जाते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर दिया जाता है, एक झूठी लोकप्रियता हासिल कर ली जाती है। लेकिन जब प्रत्यक्ष में उन स्थानों पर जाते हैं तो वो पेड़ जिस समय लगाए जाते हैं उसके बाद अगले साल वह नहीं दिखते हैं। तो भैया रामराज पुरोहित जी के द्वारा जो पेड़ लगाए गए, लगाने के साथ साथ उनकी सेवा की गई, और आज प्रमाण स्वरूप यह सारे पेड़ जो जिस प्रकार से छायादार हो गए हैं, कई पेड़ फलदार हो गए हैं, तो इन सब से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि हम सांकेतिक काम करने के स्थान पर ऐसा काम करें जो हमारे लिए जीवन उपयोगी हो। तो हमें विश्वास है सभी महानुभावों से, भाई साहब ने जो आपको विचार बताए हैं पर्यावरण की दृष्टि से, आप सभी आत्मसात करोगे और पौधे लगाकर उनकी सेवा करोगे। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं सभी पौधे, केवल 4 वर्ष का परिश्रम है और कुछ नहीं गया इसमें, केवल हमें श्रमदान करना है तो हम रोज़गार भी प्राप्त कर सकते हैं। 1 बीघा हम भाई साहब ने बताया है, तो हम ज़रूर अवश्य ही इस विषय को आत्मसात करें। सभी लोगों को पुनः राम राम, जय श्री राम।